क्लास 12 साइंस में अपना टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। मैंने आपको लास्ट टॉपिक कराया था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वेग स्थिरांक या रेट लॉ। उसको हम क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक हिंदी में, और इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो? रेट लॉ, रेट लॉ। ठीक है, इसी को आप बोलते हो वेग व्यंजक। हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं? वेग व्यंजक। इंग्लिश वाले इसी को बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन। देखो भाई, होता क्या है वेग स्थिरांक, होता क्या है रेट लॉ, होता क्या है? ठीक है, मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है A + B, इससे आपने क्या बनाया? C + D बनाया। मैं कहूँगा बताओ इसका वेग स्थिरांक क्या होगा या इसका रेट लॉ क्या होगा, अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो आपको पता है किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी रिएक्शन के जो रेट होता है, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब जितने ज़्यादा A + B होंगे आपकी रिएक्शन उतनी ही क्या होगी? फास्ट होगी। आपकी रिएक्शन उतनी ही क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। तो इसका मैं रेट कैसे लिखूंगा? देखो, इसका जो रेट होता है, इसका जो रेट होता है, वेग होता है, ठीक है, वो समानुपाती किसके होगा? A की कंसंट्रेशन के और B की कंसंट्रेशन के। और जब मैं रेट के साथ में ये जो निशान हटाऊंगा तो यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम वेग स्थिरांक बोलते हैं, K और A और B। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रेट कैसे निकालते हैं रिएक्शन का, वो बात होगी। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शंस के अंदर अभिक्रिया का जो वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, स्पीड जो होती है, वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात यही याद रखना। अगर इस रिएक्शन में मैंने कोई स्टाइक्योमेट्रिक ले लिया, मान लो A के आगे स्टाइक्योमेट्रिक लगा दिया, B के आगे स्टाइक्योमेट्रिक लगा दिया, C के आगे भी स्टाइक्योमेट्रिक और D के आगे भी स्टाइक्योमेट्रिक है, तो इसका रेट कैसे लिखोगे? आप लिखोगे K A की पावर स्मॉल a और B की पावर स्मॉल b लिखोगे। रेट K A की पावर स्मॉल a और B की पावर क्या लिखोगे? स्मॉल b लिखोगे। तो ये सिर्फ रेट निकालना आपको आना चाहिए, सीख जाओ कि एक इक्वेशन आपको दी हुई तो आप रेट कैसे लिखते हैं। आपको इक्वेशन वो कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लो, ये लो मैं इसको मिटाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 11th में आपने कई बार करा हुआ है हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस आप सबको याद है। क्या था? N2 + 3H2 से मिलके आपने क्या बनाया? 2NH3। मैं कहूँ बताओ इसका रेट लिखो, आप क्या करोगे? रेट = K, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन N2 और रिएक्टेंट कौन है? H2। H2 पे स्टाइक्योमेट्रिक है तो उसको पावर पे लगा दिया। ये लो, इसका मैंने रेट लिख दिया। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। एक रिएक्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसका सही रेट क्या है, क्या इसका सही वेग क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एक तो होता है रेट, ये तो पूरा रेट हो गया, और ये होता है रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना, ये क्या होता है? रेट कांस्टेंट। और इन दोनों में दिन रात का अंतर है, रेट में और रेट कांस्टेंट में दिन रात का अंतर है। आपसे NCERT में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में अंतर बताओ। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे मतलब निर्भर होगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, उसको तो आप क्या बोलोगे? रेट बोलोगे। और आपसे पूछे कि भाई K क्या होता है, तो आप ये बताओगे कि भाई K क्या होता है? जाहिर सी बात है, कांस्टेंट है। जब सभी की कांस्टेंट, जब सभी रिएक्टेंट की आप कंसंट्रेशन को एक कांस्टेंट मानोगे, जब सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, सभी अभिकारक की सांद्रता को आप स्थिर मानोगे, तब हम किसका यूज करते हैं? रेट कांस्टेंट K का यूज करते हैं। ठीक है, फिर अभिक्रिया का जो वेग होता है, मतलब रिएक्शन का जो रेट होता है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये आपको मैंने बता दिया। जाहिर सी बात है, आप इनकी कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो रेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि K की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कंपटीशन के लिए। K की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। K की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, जबकि मोलर कंसंट्रेशन पे K की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। इसकी कंसंट्रेशन से K को कोई लेना देना नहीं है। आगे बात समझ में। दूसरा, रेट की एक यूनिट होती है जो फिक्स होती है। रेट की यूनिट फिक्स होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। क्या थी? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये रेट की एक यूनिट है जो फिक्स है, जबकि K की यूनिट फिक्स नहीं होती। अलग अलग रिएक्शन के लिए K की यूनिट भी क्या होती है? अलग अलग होता है। ठीक है,
रेट है जो टाइम के साथ साथ कम होता है, रेट है जो टाइम के साथ साथ कम होता है, जबकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया है, ध्यान रखना डिफरेंस को एक टेबल बना के लिखा जाता है, तो जितनी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लिख के देखना, वो क्लियर हो जाएगी। आगे बात समझ में बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो अब बात ये आ रही है कि सर हम के की यूनिट कैसे निकालेंगे, के की यूनिट कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि आपके सिलेबस में रिएक्शंस कौन कौन सी है। आपके सिलेबस में रिएक्शंस है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। ये कोटि क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले एक बार सुन लो कि रिएक्शंस आपके सिलेबस में दो हैं, एक है शून्य कोटि की जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, एक है प्रथम कोटि की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हालांकि जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो ध्यान रखना सेकंड ऑर्डर भी होता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबके लिए के की यूनिट क्या होगी, अलग अलग होगी। तो के की यूनिट निकालने का आपको मैं एक कॉमन फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, देखो के की यूनिट निकालने का कॉमन फॉर्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको आप बोलते हो अभिक्रिया की कोटि। और मैंने कहा है कोटि सिलेबस आपके सिलेबस में, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके सिलेबस पे पूरा टॉपिक है, तो वहाँ पे अपन इसकी अच्छी सी बात करेंगे। बस अभी इतना समझ लो कि रिएक्शंस आपके सिलेबस में जो हैं वो एक है जीरो ऑर्डर और एक है फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मान लो आपसे के की यूनिट पूछी जाए तो n क्या है, यहाँ पे जीरो ऑर्डर, मान लो n की वैल्यू आपको क्या दे दी, 0, तो आप k की यूनिट कैसे निकालोगे, मोल लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, आप ये लिखोगे। अब इसको आप कैसे लिखोगे, एक में से 0 गया, यहाँ 1 आएगा तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इंपॉर्टेंट डालना, जीरो ऑर्डर की के की यूनिट और किसी भी रिएक्शंस की रेट की यूनिट क्या होती है, सेम। जीरो ऑर्डर की के की यूनिट और किसी भी रिएक्शन की रेट की यूनिट हमेशा क्या होती है, सेम। याद रखना ये चीज़। अगर आपसे मैं कहूँ चलो n की वैल्यू मैंने आपको क्या दे दी, 1, n की वैल्यू क्या दे दी, 1, मैं कहूँगा यूनिट निकाल के बताओ, आप क्या लिखोगे, मोल के की यूनिट मोल लीटर 1 माइनस 1, लीटर माइनस 1 नहीं है, ठीक है, और सेकंड इनवर्स आप ये लिखोगे। ठीक है, एक में से एक गया, कितना आया, 0, 0 का मतलब 0 के इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। इसीलिए कह रहा हूँ अलग अलग रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होती है, अलग अलग होती है। बता दोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। ऐसे ही आपसे पूछे n की वैल्यू कितनी दे दी, 2, आपसे पूछेंगे बताओ n की वैल्यू 2 है, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। RBSE बोर्ड 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि n की वैल्यू आपको 2 दे दी और आपसे पूछ लिया बताओ k की यूनिट क्या होगी। आप लिखोगे k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। आप लिखोगे एक में से 2 गया -1, तो मोल के ऊपर -1 आ जाएगा, -1 और -1 +1 हो जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये लो, सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, बता दोगे ये मैंने आपको के की यूनिट निकालनी सिखाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया की अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की अणुसंख्यता, अभिक्रिया की अणुसंख्यता इंग्लिश में बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की अणुसंख्यता। ध्यान रखना, किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले मॉलिक्यूल की जो संख्या होती है, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। जैसे मान लो मैंने रिएक्शन लिखी NH4NO2, NH4NO2, और इसको मैंने जैसे ही तोड़ा, ये टूटेगा N2 + 2H2 में, N2 + 2H2 में। कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1। आप कहोगे मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1। मैंने लिखा N2 + 3H2, क्या बनाया, 2NH3, N2 + 3H2।
क्या बनाया 2NH3। मैं पूछूंगा बताओ कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कहोगे सर 4 मॉलिक्यूल, 3 तो हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 4 है। मतलब किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, आराम से ये चीज़ आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे H2I2, H2 + I2, इससे क्या बनाया 2HI। तो देखो H2 अकेला मॉलिक्यूल है, I2 अकेला मॉलिक्यूल है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल है 2। तो आप बोलोगे इसकी अणु संख्या, इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी है 2 है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी है 2 है। एक और एग्जांपल देख लो, 2NO से की O2 से रिएक्शन कराई, 2NO की आपने O2 से रिएक्शन कराई, क्या बनेगा 2NO2, 2NO2। तो यहाँ पे 2 NO है और 1 O2 है, तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई 3। टोटल मॉलिक्यूलरिटी क्या आ गई 3। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ध्यान रखना। मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती, 0 का मतलब है बिना रिएक्टेंट के आपने रिएक्शन करा दी, जो कभी हो नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।